दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी पीवाईक्यू क्लासेस में। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग टोटल ओवरऑल 31 ईयर का जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 18 लेक्चर कवर कर दिए हैं। अगर वो आपने कवर नहीं किया है तो प्लीज गो बैक टू दोज वीडियो एंड वॉच दैट। और ये लेक्चर नंबर 19 में आपका स्वागत है ना। तो पहला क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है हु इंट्रोड्यूस द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। दोस्तों आपको बताना है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, है ना। किसने प्रारंभ की थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए देखिए, अलादीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ये सारे आपके सामने विकल्प है और इसमें से आपको ठीक ठीक आंसर चुन करके बताना है ना फ्रेंड्स। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अलादीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अलादीन खिलजी जो है ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये कब पूछा गया है, क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है और बीपीएससी में। तो ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। अलादीन खिलजी instituted strict market control and price control regulation to maintain large standing army at the low cost, and he fixed the grain prices, created state grain store in Delhi। तो चलिए इतना हम लोग पहले समझते हैं क्या कहता है कि अलादीन खिलजी ने स्ट्रिक्ट मार्केट कंट्रोल कहने का मतलब जो अनाज या वस्तुएं का जो मार्केट में भाव है उसके रिगार्डिंग इन्होंने स्ट्रिक्ट मतलब कठोर नियम अपनाए, जिसका दाम है वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो टू मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट लो कॉस्ट, जो बहुत बड़ी आर्मी उसको खड़ी करनी थी, उसको मेंटेन करने के लिए टू मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, जो उसके पास बड़ा आर्मी था उसको मेंटेनेंस के लिए जो उसने कॉस्ट को लो किया था। ही फिक्स्ड ग्रेन प्राइसेस, उसने अनाज का दाम को फिक्स कर दिया, है ना। क्रिएटेड स्टेट ग्रेन स्टोर, और जो दिल्ली में स्टेट ग्रेन स्टोर मतलब राजकीय भंडार जो होता है उसने वो किया। ड्यूरिंग दिस स्कैरसिटीज, फेमाइन एंड रेशनिंग सिस्टम, अर्ली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड वेयर ग्रेन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एट सब्सिडाइज फिक्स्ड रेट। तो चलिए, फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट, अलादीन खिलजी ने विशाल सेना रख रखाव हेतु बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण की सख्त नीतियां लागू की थी। उसने खाद्यान्नों के मूल्य सुनिश्चित किए, खाद्यान्नों मतलब खाद्य पदार्थों के मूल्य सुनिश्चित किए, राजकीय अनाज गोदाम भंडार बनवाए, जैसा कि मैंने डिस्कशन किया था कि स्टोर बनवाए, और अकाल या संकट के समय में उसने दिल्ली में राशनिंग व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको क्या हिंदी में बोला जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो अलादीन खिलजी ने सर्वप्रथम शुरुआत की, जिससे सुनिश्चित मात्रा में जो खाद्य पदार्थ है वो उपलब्ध कराया जा सके। जो इस स्लाइड से आपको ध्यान में रखना चाहिए, दिल्ली में उसने स्टेट ग्रेनरी का निर्माण कराया, है ना। स्टेट स्टोर जो है जिसमें ग्रेनरी स्टोर किया जा सके वो बनवाया। दूसरा चीज जो इसने प्राइस कंट्रोल किया, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरा जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसने ये पहले लागू किया था। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रख सकते हैं वेल एंड गुड, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन हियर, एंड व्हाट इज इट सेइंग। मलिक काफूर वाज नोन एज हजार दिनारी हु ब्रॉट हिम। दोस्तों आपको बताना, मलिक काफूर जिसको हजार दिनारी भी कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे किसने खरीदा था, तो आपको बताना है उसका नाम जिसने भी मलिक काफूर को खरीदा था। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन देखिए, अलादीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, नुसरत खान, और इनमें से अधिक। द करेक्ट आंसर वुड बी नुसरत खान ने इसको खरीदा था।
ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्या है। 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान के दौरान अलादीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान, जो अलादीन खिलजी का जो सेनापति था, कौन? नुसरत खान, खंभात कैम्बे के मलिक कफूर को 1000 स्वर्ण दिनार में खरीदा था। इसी कारण से इसे 1000 दिनारी भी कहा गया। इसके बाद में मलिक काफूर और मलिक काफूर अलादीन का प्रधान सेनापति बना और उसने दक्षिण भारत का अभियान सफल नेतृत्व किया। तो इनमें से जो इसको खरीदा उसका तो नाम था नुसरत खान, है ना। जो इसका सेनापति था, अलादीन खिलजी का जो एक सेनापति था नुसरत खान, इसने गुजरात के अभियान के दौरान क्या हुआ था कि मलिक काफूर को खरीदा था कितना? 1000 स्वर्ण मुद्रा में। दूसरा चीज जो आपको इनमें से ध्यान आप रख सकते हैं, जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के अभियान जो है, दक्षिण भारत के अभियान को इसी ने लीड किया था। दक्षिण भारत के अभियान को किसने लीड किया था? तो वो है मलिक काफूर ने। मलिक काफूर के विषय में ये ध्यान में आपको, दक्षिण भारत का लीडरशिप जो अभियान था, एक्सपेडिशन, उसको इसने नेतृत्व किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन एंड देन यू हैव टू टेल मी द राइट आंसर फॉर दिस। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द ऑथोरिटी ऑफ कैलिफ। आपको इनमें से बताना है कि खलीफा की जो शक्ति है उसका विरोध किसने किया था? क्या इल्तुतमिश ने किया था, अलादीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन? जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। जो इसका विरोध किया था उसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। जो मुबारक शाह खिलजी था, खिलजी वंश का, उसने इसका विरोध किया था। उसने स्वयं को खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। जो मुबारक शाह खिलजी वंश के थे, उसने खुद को क्या किया? डिक्लेयर कर दिया। ही वेंट वन स्टेप फर्दर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द कैलिफ। जो खलीफा का पद है वो खुद को डिक्लेयर कर दिया कि मैं खुद खलीफा हूं। तो सही मायने में इसी ने विरोध किया था। लेकिन इससे पहले भी जो थे, अलादीन खिलजी सेपरेटेड द पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजियस इंटरफेरेंस एंड रिफ्यूज टू सीक अप्रूवल फ्रॉम द कैलिफ। ठीक है, जो इनसे पहले भी जो शासक थे अलादीन खिलजी, है ना, ये स्वतंत्र शासक थे, लेकिन यहाँ पर जो है, लेकिन उसने विरोध नहीं किया इस बात को। कैलिफ का जो पद होता है, जो खलीफा का पद था, रिलीजियस पद, है ना, उसका इसने विरोध नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर ये मुबारक शाह खिलजी, जो करेक्ट आंसर है मुबारक शाह खिलजी, जो है ये विरोध किया था, इसने खुद को खलीफा डिक्लेयर किया था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? जो सबसे अधिक समय तक शासन किया उसका नाम आपको बताना है। जो अलादीन खिलजी है, इसने शासन किया था अराउंड 20 ईयर के आसपास। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये भी किया था अराउंड आई गेस 26 ईयर, और बहलोल लोदी ने 38 साल तक इसने शासन किया था। जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, बहलोल लोदी 38 साल तक 1451 ईस्वी से लेकर के 1489 तक इसने शासन किया था, है ना। किसने? बहलोल लोदी ने ऐसा किया, और 38 साल तक, टोटल ओवरऑल 38 साल तक किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये 26 साल तक किया था। मोहम्मद बिन तुगलक कितना? 26 साल तक। अलादीन खिलजी ने 20 साल तक किया था। बलबन भी 20 या 21 साल किया था। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। बहलोल लोदी 38 साल। दिल्ली सल्तनत जो है उसमें सबसे ज्यादा दिन रूल करने वाला रूलर कौन है? बहलोल लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक 26 साल दूसरे नंबर पे, और उसके बाद अलादीन खिलजी और बलबन दोनों 20-20 साल किया। अतः दिए गए विकल्पों में से बहलोल लोदी का शासनकाल सर्वाधिक लंबा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज इन फ्रंट ऑफ योर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा हाँ, कुछ चीजें और जो इसमें से मैं चाहूंगा आप ध्यान में रखें।
वो है स्लेव डायनेस्टी, जो गुलाम वंश था, ये 1206 से लेकर के 1290 तक था। और उसके बाद आता है खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी ये 1290 से लेकर के 1290 से लेकर के ये 1320 तक था। तो ये दो चीज अगर आप याद रख सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि सारे टाइमलाइन अगर मैं एक साथ बता दूं तो शायद आपको ध्यान में ना रहे। ये अगर याद रख सकते हैं देन परफेक्ट। जो गुलाम वंश था 1206 से लेकर के 1290 तक, और खलजी जो है 1290 से लेकर के 1320 तक इन्होंने रूल किया। चलिए, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सल्तनत प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड। आपको बताना निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। ऑप्शन देखिए, अलादीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा करा था। फिरोज शाह तुगलक, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया था। फिरोज शाह तुगलक स्टैब्लिश्ड एन अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, रोजगार दफ्तर। एम्प्लॉयमेंट, माफ कीजिएगा मैंने अनएम्प्लॉयमेंट कह दिया, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। इसने रोजगार दफ्तर ओपन किया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था टू हेल्प द अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल। जो उस समय बेरोजगार व्यक्ति थे उसके मदद के लिए इसने क्या किया, रोजगार दफ्तर बनाया। Detailed record of each candidate and qualification was maintained and suitable job were provided based on their skill set and reflected। उसमें इसका जो लोगों का इंडिविजुअल्स का जो स्किल था, उसके अंदर क्या गुण था, क्या क्षमता था, उसके आधार पर उसको रोजगार देना उसने शुरू किया। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर, रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, और प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता एवं गुणों की पूरी जांच पड़ताल करके उन्होंने उपयुक्त कार्यों एवं पदों का नियुक्त किया जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो बेरोजगारों के लिए जो है अभी भी काफी बेरोजगारी है, बट चलिए अभी का बात हम लोग नहीं करते हैं, बट उस टाइम जो फिरोज तुगलक थे उसके समय में ये हुआ था कि इसने एक रोजगार दफ्तर खोला, और उसके बाद लोगों के जो भी स्किल, उसके अंडर जो भी क्षमता था, उसके आधार पर उन्होंने रोजगार देना शुरू किया था। तो ये अच्छी स्टेप थी आई गेस एट दैट टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे। You have to tell me the largest number of slave was in which sultan court। उस सुल्तान का नाम आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, बलबन, अलादीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक जो है इनका शौक था गुलामों का, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक वुड बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका क्या था, इसका शौक था गुलामों के लिए, और इसके कोर्ट में, इसके दरबार में कहा जाता है इतना, कितना, 1,80,000 गुलाम था। कैन यू इमेजिन हाउ बिग लार्ज नंबर इज दिस। तो ये 1,80,000 जो गुलाम थे ये इसके दरबार में थे, और उसके लिए एक मिनिस्ट्री भी था इसके कोर्ट में जो गुलामों का देखरेख करता था। फिरोज शाह तुगलक दासों का अत्यधिक शौक था, जैसा कि मैंने पहले ही बोला। उसके दरबार और सल्तनत में लगभग 1,80,000 गुलाम थे। दासों का देखभाल, शिक्षा एवं विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण देने के लिए उसने एक पृथक विभाग दीवान ए बदगान की स्थापना की थी। जो उस विभाग का नाम था वो क्या था, दीवान ए बदगान। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, दीवान ए बंदगान। ये जो विभाग था वो उनके शिक्षा, देखरेख, खाना पीना, जो भी गुलामों के रिगार्डिंग उसका देखरेख हो सकता था। दैट वाज द काइंड ऑफ मिनिस्ट्री, यू कैन से डिपार्टमेंट। व्हाट वाज द दर उल सफा स्टैब्लिश्ड बाय फिरोज तुगलक। आपको बताना है फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दर उल सफा क्या था। दर उल सफा क्या था, एक दानशाला था, अल्म हाउस था, या चैरिटेबल हॉस्पिटल था, या लाइब्रेरी था, या गेस्ट हाउस, या पिलग्रिम था। जो इस नाम से दार उल सफा
ये क्या था? दर उल सफा जो है ये था आखिर क्या? तो ये एक खैराती अस्पताल था, चैरिटेबल हॉस्पिटल। चलिए, चैरिटेबल हॉस्पिटल था। अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, ऑप्शन बी वुड बी आर करेक्ट आंसर। नाउ लुक एट द explanation. Dar ul Safa, also known as the Sifa Khana, was a free state-run charitable hospital funded by Firoz Shah. एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था, ठीक है, जिसमें चैरिटी किसके? राजाओं के द्वारा दिया जाता था। राजाओं के द्वारा नहीं, फिरोज शाह जो रूलर थे उस टाइम के, फिरोज शाह के द्वारा उसको चलाया जाता था। तुगलक इन दिल्ली, एन एक्सपीरियंस यूनानी फिजिशियन, उसमें यूनानी फिजिशियन जो है अवेलेबल, जिसको हकीम बोलते हैं, वो था। वर अपॉइंटेड देयर एंड फ्री मेडिसिन एंड न्यूट्रिशियस फूड वर प्रोवाइडेड टू पुअर सिटीजन एंड पेशेंट। तो इससे हम लोग क्या देखें कि वो एक जो है दर उल सफा, ये क्या है? ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पर मरीजों का इलाज होता था। जो गरीब व्यक्ति थे उनको एक न्यूट्रिशियस फूड, कहने का मतलब पोषक तत्व से भरा हुआ फूड उसको, भोजन उसको मिलता था, है ना? अच्छे भोजन उसको प्राप्त होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान टुक मेजर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फ्रूट? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो दोस्तों इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो फिरोज तुगलक ही है। उसको बागवानी का भी काफी शौक था, है ना? फिरोज शाह तुगलक को बागवानी का गहरा शौक था। He was fond of he Firoz Shah Tughlaq was keenly interested in horticulture और he led 1200 न्यू फ्रूट गार्डन। जो उसने कितना गार्डन बनवाया था? 1200। तो गार्डन में घूमने का नहीं है, 1200 न्यू फ्रूट गार्डन उसने दिल्ली और उस एरिया में, दिल्ली के इलाके में बनवाया था गार्डन, फिरोज शाह तुगलक बनवाया था। एंड अराउंड दिल्ली ही ऑल्सो रिस्टोर्ड 30 ओल्ड गार्डन बिल्ट ड्यूरिंग द अलादीन खिलजी। और उसने क्या किया था? जो 30 गार्डन ये था जो अलादीन खिलजी के समय में बनाया गया था, उसको रिस्टोर्ड किया। कहने का मतलब उसको फिर से उसमें उसका पुराने बागों को जीवनोद्धार कराया। मतलब उसमें फिर से देख रेख, पानी वानी जो भी होता है वो उसको ठीक करवाया फिरोज शाह ने, है ना? तो उसी ने जो है, जो फ्रूट की गुणवत्ता है, जो फलों की गुणवत्ता था, उसको सुधारने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए स्टेप्स लिया था। और वो कौन था? फिरोज तुगलक। चलिए, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली कंस्ट्रक्टेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल? आपको बताना है इसमें से उस सुल्तान का नाम जिसने काफी ज्यादा नहर का निर्माण करवाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी, या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। तो ये तो काफी भला वाला काम कर रहे थे, है ना? मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगारों के लिए रोजगार, जो कि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में देखा। फिर उसके बाद क्या था? जो फलों की गुणवत्ता सुधार के लिए फिर नहरें बनवा रही है। तो ही वाज काइंड ऑफ अमेजिंग पर्सन। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। फिरोज शाह तुगलक बिल्ट द लार्जेस्ट कैनाल नेटवर्क ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड एंड बूस्ट एग्रीकल्चर एंड की कैनाल इंक्लूडेड द उलूग खानी। क्या था? उलूग खानी नामक जो नहर था, उलूग खानी नामक नहर का निर्माण किसने करवाया? यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एक और जो है रजवाही, ये दो नहर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह ने करवाया था। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, उलूग खानी और रजवाही, ये दोनों नहर का नाम। और देखिए अगर ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो था ये यमुना से लेकर के हिसार डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा में है वहां तक था। और जो दूसरा वाला नहर था रजवाही, ये सतलज से घग्गर तक था। ये सतलज से लेकर के घग्गर तक।
ठीक है ना? तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए, ठीक है। हक ए सब नामक सिंचाई, अच्छा एक एक सेकेंड और, ही वॉज लेविड इरिगेशन टैक्स नेम हक ए सर्व, जो उसका इरिगेशन टैक्स जो सिंचाई कर लगता था उसका क्या नाम था? हक ए सर्व, ठीक है। हक ए सर्व जो है इसका उसका कितना उपज का 1/10 जो नहर द्वारा बनाया गया, इसके इसके द्वारा जो नहर बनाया गया था उससे जिन किसानों का सिंचाई होता था, खेतों की सिंचाई होती थी, उनके लिए इनको एक्स्ट्रा कर पे करना पड़ता था। एक जो एक्स्ट्रा टैक्सेस है 1/10 ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का 1/10वां हिस्सा था, उपज की 1/10वां हिस्सा शाही नहर से इरिगेशन के बाद इनको पे करना होता है। इरिगेशन बोले तो सिंचाई, जो शाही नहर से जिनका भी खेत सिंचाई होता था उनके लिए उसको 1/10वां हिस्सा उपज का कर के तौर पर देना पड़ता था, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर तैमूर इन्वेजन। आपको बताएं तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सेद वंश। और इसमें क्या था, तैमूर का जो आक्रमण था वो 1398 में, इसने क्या किया, जो इससे पहले वाला डायनेस्टी था तुगलक डायनेस्टी, है ना, तुगलक डायनेस्टी को क्या किया, काफी कमजोर कर दिया। और बाद में जो खिजर खां है सेद वंश के प्रथम शासक, उसने उसके शासक को हटा करके खुद से शासन का जो कार्यभार है वो ले लिया। तैमूर इन्वेडेड नॉर्दर्न इंडिया इन 1398 AD ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, तुगलक वंश का शासन। तैमूर डिस्ट्रॉयड द तुगलक अथॉरिटी एंड अपॉइंटेड हिज विक्ट्री खिजर खान एज ए गवर्नर मुल्तान एंड लाहौर। जो खिजर खान था उस समय पे क्या था, जो खिजर खान वो गवर्नर कहाँ का था, मुल्तान और लाहौर का गवर्नर था। बाद में उसने क्या किया, 1414 खिजर खान कैप्चर्ड दिल्ली एंड फाउंडेड सेड डायनेस्टी। इसने क्या किया, सेड डायनेस्टी का नींव रखा 1414 में, और ये चला कब तक, 1414 से लेकर के 1451 तक। 1414 से लेकर के सेड डायनेस्टी कब तक चला, 1451 तक। ये ध्यान में आपको रखना चाहिए, है ना। तो सेद वंश का नींव किसने रखा था, खिजर खान, जो उसके पहले शासक थे। और किस वंश को हटाया था, किस वंश को हटाया था, तुगलक को हटाया था। और तुगलक के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड अ सिटी वेयर आगरा स्टैंड टुडे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। दोस्तों इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी वो इंसान है, वो रूलर है जिसने आगरा को बसाया था, है ना। सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। सिकंदर लोदी फाउंडेड द सिटी आगरा। आगरा किसने खोजा था, 1504 में सिकंदर लोदी, इस व्यक्ति ने ये किया था। टू एस्टैब्लिश स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर द चिप्टेंस ऑफ राजपूताना एंड ट्रेड रूट मालवा 1506 में। 1506 में ये देखो, राजपूत जो लोग थे वो खास करके राजस्थान मालवा रीजन से, उस पे ध्यान रखने के लिए, है ना, इसने क्या किया था, आगरा में अपना कैपिटल को बनाया था। इसने 1506 में उसने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था सिकंदर लोदी ने वहां पर, एंड ही ऑब्वियसली शिफ्टेड कैपिटल दिल्ली सल्तनत फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो सिकंदर लोदी जो है उसने उसको ये क्रेडिट चाहता है किस चीज के लिए, आगरा को इस्टेब्लिश करने के लिए, है ना। जो आगरा को इस्टेब्लिश किया, द फर्स्ट पर्सन हु फाउंड आगरा एंड मेड हिज कैपिटल वाज हु, सिकंदर लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हु वर द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। दोस्तों इसमें से आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। देवराय, कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिम्हा राय एंड कोई नहीं, या एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है हरिहर बुक्का, ये दोनों भाई थे, इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी।
किसका नींव रखा था? विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश इन 1336 ईस्वी में, या एडी कह ले। इसमें इसका नींव रखा था, किसने रखा था? हरिहर एंड बुक्का, ये दोनों भाई थे, इन्होंने ही नींव रखा था किसका? विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, दे फाउंडेड द संगमा डायनेस्टी, और इस संगमा डायनेस्टी, इस डायनेस्टी को क्या बोलते थे? संगम डायनेस्टी इसको बोलते थे, है ना। तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो डेट है 1336, दैट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड। हरिहर एंड बुक्का ये दोनों भाई थे जिन्होंने संगम डायनेस्टी का नींव रखा था विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, चलिए, आइडेंटिफाई द फर्स्ट विजयनगर रूलर हु स्नैच्ड गोवा फ्रॉम बहमनीस। आपको बताना है विजयनगर एम्पायर के उस शासक का नाम जिन्होंने बहमनियों से उसका गोवा छीन लिया था। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, गोवा को छीनने का जो क्रेडिट जाता है, जो श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? हरिहर टू को। किसको जाता है? हरिहर टू को जाता है। हरिहर टू जो बुक्का के बेटे थे। हरिहर टू कौन थे? द सन ऑफ बुक्का। सन ऑफ बुक्का वॉज a great conqueror of Sangama dynasty. He defeated the Bahmani Sultanate and annexed major western coast and port including Goa, Karna, Belgaum, Dabol. He was the first Vijayanagar king to adopt the title of Maharaja Dhiraj. तो इसके रिगार्डिंग बुक्का के बेटा जो था हरिहर टू, इसके रिगार्डिंग आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखना। एक जो टाइटल है महाराजा धीराज का, धीराज का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा, इसने बहमनियों से गोवा छीना था। गोवा किससे छीना था? बहमनी से। बहमनी सल्तनत, बहमनियों से इसने गोवा छीना था। और उसके साथ साथ गोवा, कनरा, बेलगम, दाभोल, ये सारे भी उसने अपने कब्जा में कर लिया था, है ना। तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है? बुक्का का बेटा था, क्योंकि सबसे पहले हरिहर था विजयनगर एम्पायर का रूलर, उसके बाद उसके डेथ के बाद उसका भाई बुक्का बनता, और बुक्का के बाद हरिहर टू उसका बेटा। और इसने जो हरिहर टू है महाराजा धीराज का टाइटल लिया और गोवा पर कब्जा किया। नाउ दीज मेनी थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने क्या किया, जो 13 से लेकर के 25 तक जो क्वेश्चंस था उसको हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा। जो इसके रिगार्डिंग जो फैक्ट्स हो सकता था, पॉसिबल फैक्ट्स, हम लोगों ने उसको डिस्कशन किया डिटेल वे में। एंड नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। अगर इस तरह की वीडियोज अगर और चाहते हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आपको मालूम है PYQ ही आपको एक जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, सिलेबस जो होता है वो क्या एक समुद्र की तरह है, और उसमें जो आपको बताएगा कि क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है वो क्या है? PYQ है जो आपको नेविगेट करेगा उसमें कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ स्किप करना है, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। these many things it will help you a lot in preparing for any examination। तो PYQ, और ये मैं बता दूं कि जो BPSC के कई एग्जामिनेशन है, के जो कई एग्जामिनेशन लाइक TRE और सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन होता है जो कि होने वाला है अभी 72nd, तो इसमें भी काफी मदद आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैं जो इसमें BPSC के द्वारा कई एग्जामिनेशन जैसे ADO, इन सारे एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस है उसको मैं डिस्कशन करता हूं। तो ओवरऑल जो इसका प्रेफरेंस है ना, प्रेफरेंस है किसका? BPSC का, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। सो इट विल हेल्प यू इन ऑल स्फीयर ऑफ योर लाइफ। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, अगर बिहार के एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट जस्ट अबाउट BPSC, इट इज ऑल्सो अबाउट बिहार पुलिस एंड दरोगा। तो इन चीज़ों को भी अगर आप इन चीज़ों का भी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि PYQ किसी भी एग्जामिनेशन के लिए वो मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो चलिए